हेलो डियर, मैं अंकित वागले आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस की आंसर की आउट हो चुकी है। आपने देख भी ली होगी। एसएससी सीजीएल टियर 2 में मैथ्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम उन 30 क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक परीक्षण में अधिकतम 25 में से 15 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। ये अंक आपको दिए गए हैं और इनके बहुलकों का गुणनफल आपको बताना है। किसी भी डाटा का बहुलक आप कैसे निकालते हो? जो संख्या डाटा में सबसे ज़्यादा बार होती है वो उसका बहुलक होता है। एक डाटा में बहुलक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। 0 कैसे हो सकता है? डाटा में हर एक संख्या एक एक बार आई हो, तो उसका बहुलक क्या होगा? उसका बहुलक होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर इस डाटा का बहुलक हम निकालते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 13 कितनी बार आया है। 13 एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया, आगे 13 नहीं है, तो 13 कितनी बार आया? 2 बार। ठीक है, 11 कितनी बार आया ये देखते हैं। 11 एक ही बार है। 16 भी एक ही बार है, और 15 यहाँ पे 2 बार है। ठीक है, 18 भी यहाँ पे एक बार है। 12 भी एक ही बार आया है। 14 भी एक ही बार, 10 भी, 22 भी एक ही बार, 21 भी, और 20 भी, और 17 भी। ठीक है, 15 कितनी बार आया है? यहाँ पे 2 बार। तो इस डाटा में कितने बहुलक है? 2 बहुलक है, एक 13 और एक 15, और इनकी मल्टीप्लाई हमसे पूछी है। तो 13 × 15 इक्वल टू 15 × 45, और 15 × 15 और 4 19, 195। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर और इमारत के बीच की दूरी 50√3 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ये सिचुएशन जो एग्जामिनर ने हमें दी है, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट की। ठीक है, ये कोई टावर है और ये कोई इमारत है। इमारत की ऊंचाई हमें कितनी दी है? 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी। टावर और इमारत के बीच की दूरी हमें कितनी दी है? 50√3। ये कितनी होगी? ये 50√3 होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। टावर के शीर्ष से इमारत पर जो एंगल बना है वो कितने का है? 60 डिग्री। ये एग्जामिनर ने हमें दिया है। इस वाली लेंथ की लंबाई हमें चाहिए। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितने का होगा? ये 30 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 30 डिग्री होगा, ये 90 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 30 60 90 वाली ट्रायंगल का जो भुजाओं का रेशो होता है वो आपको पता होगा। ठीक है, 60 के सामने कितना होता है? √3, और 30 के सामने कितना होता है? 1। रेशो में ये पूरी कितनी होगी? 1। ठीक है, और 90 के सामने कितना होता है? 2। अगर एक की वैल्यू मेरे पास में 50√3 है, 50√3, तो यहाँ से √3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 60 के सामने कितना है? √3। तो √3 की वैल्यू क्या होगी? 50√3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये कितना आएगा? 3। तो ये आ जाएगी 150। ठीक है, ये कितनी आ गई मेरे पास में? यहाँ से यहाँ तक ये पूरी आ गई 150। अगर ये 150 है, 10 मीटर ये भी तो है ना, उसकी पूरी की हाइट उसने हमसे पूछी है। 150 मीटर ये है और 10 मीटर ये है, कितनी होगी? 160। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था। सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, ए बी सी की जो वर्तमान औसत आयु है वो हमें कितनी दी है? 20। 2 साल पहले इनकी औसत आयु कितनी होगी? 18। ठीक है, अगर 2 साल पहले इनकी औसत आयु 18 है तो 2 साल पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा? 18 × 56, 54। और उसने क्वेश्चन में बोला है 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था। ए प्लस बी की 2 साल पहले जो आयु थी वो सी से कितनी अधिक थी? 6 अधिक थी। ठीक है, 6 अधिक थी, और 2 साल पहले की आयु का योग इनका कितना है? 54। इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48। इस 48 को हम 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे।
कितना कितना आएगा 24 और 24, और जिसकी 6 अधिक है उसको मैं 6 दे दूंगा। ठीक है, ये ए प्लस बी की आयु है 2 वर्ष पहले, और ये सी की आयु है, ये हम मान लेते हैं। ए प्लस बी की 6 वर्ष अधिक है तो इसको मैं 6 देता हूँ, ये कितने हो जाएंगे 30। ए प्लस बी की 2 वर्ष पहले कितनी थी 30 आयु थी, लेकिन इसकी कितनी थी 24, और उसने पूछा है सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सी की 2 वर्ष पहले कितनी थी 24। ठीक है, तो वर्तमान उसकी कितनी होगी, 2 इसमें ऐड करेंगे 26। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 20%, 35% और 10% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या है। देखिए 2% को मर्ज करने का आपका एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, तो इसका यूज़ हम यहाँ पे करने वाले। पहली छूट उसने कितने की दी 20%, माइनस के 20% और माइनस के 35%। ये माइनस हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि छूट उसने दी है, इसलिए हम निगेटिव का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर माइनस माइनस आएगा इंटू में, तो ये प्लस हो जाएगा 20 × 35 अपॉन 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 700। 700 की 2 0 कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 7। 35 और 20 ये कितने हो गए 55। 55 में से 7 घटाएंगे, ये बचेगा 48%। तो इतने की छूट ये आ गई। अब इसको हम मर्ज करेंगे 10% के साथ में, 48 माइनस के और माइनस के 10, और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। ए बी ये कितना था 48 × 10 अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी और ये हो जाएगा 4.8। 48 और 10 ये कितने हो गए 58। 58 में से घटाएंगे 4.8। 4.8 घटाते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा 53.2%। 20%, 35% और 10% की छूटें, एकल छूट किसके बराबर होगी 53.2% के। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक बंद घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6, 3 और 2 दिया गया है। इस घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए उसकी भुजाओं का अनुपात हमें कितना दिया है, लंबाई, चौड़ाई और हाइट, इनका अनुपात हमें दिया है। तो इसको मैं लिखूंगा 6x, 3x और 2x, क्योंकि रेशो में हमें दिया है। ठीक है, इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और इसकी वैल्यू हमें दी है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 900। एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल इक्वल टू 900। ठीक है, और इसकी भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है 6x, 3x × 2x। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 18, ये आएगा 18x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12x स्क्वायर इक्वल टू 900। ये कितना हो गया 18 और 6 24 और 12 36। 36x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 900। 9 से इसको डिवाइड करेंगे 9 चौक 36, और 4 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं ये आएगा 25। तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 5। ठीक है, ये x की वैल्यू हमारे पास में आ गई। जो उसकी एग्जैक्ट भुजा है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 5 है तो 6x की वैल्यू कितनी होगी 6 पंजे 30। ठीक है, और 3x की वैल्यू होगी 5 तिया 15। 2x की वैल्यू होगी 10। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास में आ गई 30, 15 और 10। हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। ठीक है, इक्वल टू इसकी लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 15 और हाइट कितनी है 10। ये हमने निकाल ली। तो 15 × 45, 45 और 00, तो ये कितना आएगा 4500। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी एक वर्ग के ऊपर है BCDE, एंगल EAB प्लस 3 एंगल AEB का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए भाई, ये कोई वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज क्या है, इस वर्ग के ऊपर है, इस प्रकार से। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइडें होती है वो आपस में बराबर होती है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी, यानी कि जितनी इसकी वर्ग की साइड है इतनी ही भुजा इसकी होगी समबाहु त्रिभुज की। ये वर्ग है बी सी डी और ई, और ए बी सी ये एक ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज। हमें वैल्यू बतानी है एंगल ई ए बी प्लस 3 एंगल ए ई बी का, यानी कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई ई तक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बड़ी आसान है, देखो ये कितने का होगा, ये यहाँ पे 90 का होगा, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का होगा, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, 90 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, ये कितना हो गया 150, और ये एक ट्रायंगल बन गया ई बी ए, इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, 90 और 60, 150 यहाँ पे कवर हो गया, बाकी का बचा कितना 180 में 30, तो 15 यहाँ पे होगा और 15 यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि ये साइडें आपस में बराबर है, जो समबाहु त्रिभुज की साइड है और वर्ग की जो साइड है ये आपस में बराबर है, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है। और हमसे पूछा है ई ए बी, यानी कि ये वाला एंगल कितना है 50 प्लस 3 इंटू एंगल ए ई बी, यानी कि ये वाला एंगल 15 3 45, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विपिन एक यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यदि उसे पूरा करने में कुल 12 घंटे लगे, हमें बताना है कुल यात्रा की दूरी कितनी थी, ठीक है। 1/3 दूरी वो कितने की स्पीड से गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि 3 में से 1 कितने की स्पीड से गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो बाकी की कितनी बच गई, बाकी की बच गई 2, 1/3 में से 1 तो उसने कवर कर ली, तो बाकी कितनी बच गई 2, तो 2 कितने की स्पीड से गया, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और इस पूरी दूरी को कवर करने में उसको कितना समय लगा, 12 घंटे का समय लगा। देखिए हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो 30 से और 40 से ये पूरी की पूरी कट जाए, ठीक। 4 तिया 12, 120 से, अगर 120 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 30 से भी डिवाइड हो जाएगा और 40 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 120 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 120, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 दूनी 240, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम हमारे पास में पॉइंट में नहीं आएगा, 30 से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कितना टाइम लगा उसको, 3 चौक 12, 4 घंटे, और 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 छक्की 24, यहाँ पे लगे 6 घंटे, और उसने बोला है क्वेश्चन में उसको पूरी दूरी कवर करने में 12 घंटे का समय लगता है। हमारे हिसाब से कितना लगा, 6 4 10 घंटे, तो मैं कह सकता हूँ 10 घंटे बराबर है 12 घंटों के। और क्वेश्चन में हमें बताना है टोटल दूरी कितनी है। टोटल दूरी यहाँ से हमारे पास में कितनी है, 240 और 120 360, ठीक है। तो यहाँ से टोटल दूरी निकालते हैं, एक की वैल्यू अगर यहाँ से निकालता हूँ कितनी आएगी, 12/10, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है 360 की, तो 360 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 12/10 इंटू 360, ये टोटल दूरी हमारे पास में आ जाएगी। 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 36 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 12 छंग 72, 12 तिया 36, 36 और 7 43, 432, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेशो दे रखा है, इसको मर्ज करना है और आपको वैल्यू बतानी है P + Q, Q + R और R + P, इनका रेशो क्या होगा। देखिए इसको मर्ज करते हैं, P, Q और R। यहाँ पे P कितना है 3 और Q कितना है 4, और यहाँ पे भी Q 4 है, तो मर्ज किया हुआ दे रखा है, तो ये 4 होगा, ये 7 होगा, मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमसे वैल्यू पूछी है P + Q, P की वैल्यू कितनी है 3 और Q की वैल्यू कितनी है 4, 4 3 7, तो P + Q होगा 7, Q + R 7 और 4 11, R + Q 7 और 3 10, तो इनका रेशो क्या होगा 7:11:10, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 25, 46 और y का औसत 11 है, y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इनका एवरेज 11 है तो इनका सम कितना होगा, 11 तिया 33, 25 प्लस 46 प्लस y, इनका सम कितना होगा 33। और y की वैल्यू आपको बतानी है 46 और 25, 71 प्लस y इक्वल टू 33। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 71 में से 33 घटाएंगे, कितना आएगा -38। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक पार्क में एक निश्चित समय पर मानव और बंदरों आगंतुकों की संख्या के सिर और पैरों की संख्या की गिनती की गई है और यह पाया गया कि 54 सिर और 148 पैर थे। देखिए भाई इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों में आप क्या करते हैं, सिरों की संख्या हमें कितनी दी है 54, यानी कि टोटल जो उनकी संख्या है वो कितनी है, वो 54 है, और 148 उसके पैरों की संख्या है, ये हमें दे रखा है। और पार्क में बंदरों की संख्या आपसे पूछी है। देखिए 2 पैर तो बंदरों के भी होंगे और 2 पैर मानव के भी होंगे, और 54 सिर है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 54 × 2, तो सबके 2 पैर तो कवर हो गए, चाहे बंदर हो चाहे मानव हो यहाँ पे। ठीक है, ये कितना आएगा 108। तो 108 पैर तो यहाँ पे कवर हो गए, और उसने टोटल पैरों की संख्या कितनी दी है 148। टोटल पैर कितने हैं 148। इसमें से ये घटाएंगे, ये कितने बचेंगे 40। तो जो बाकी के 40 पैर बचे हैं ये किसके होंगे, ये बंदरों के होंगे, है ना, क्योंकि मानव के और बंदरों के 2-2 पैर तो हमने काउंट कर लिए थे। बाकी के जो 40 पैर बचे हैं ये बंदरों के बचे हैं। ठीक है, 2-2 पैर और देंगे बंदरों को, तो बंदरों की संख्या कितनी होगी 40/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 20। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्रेशन दी है और इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, और 1/b माइनस के 20/a की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। 58 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a + b × a - b। एक बार प्लस में तोड़ेंगे और एक बार माइनस में तोड़ेंगे। 58 + 25 ये कितने हो गई 83, इंटू 58 में से 25 घटाएंगे, ये कितने आएंगे 33। ठीक है, अपॉन 46 + 37 ये कितने होंगे 83, इंटू 46 में से 37 घटाएंगे, पहले 30 घटा दो 16 बच गए, 16 में से 7 घटाएंगे 9। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, 83 से 83 कट गया, 3 से डिवाइड करो, 3 × 9 और 3 से 11 पर, यहाँ पे आ गया 11/3। ठीक है, अब बी की वैल्यू निकालते हैं। देखिए बी को सोल्व करते हैं। 26 और 15 ये कितने हो गए, ये तो हो गए 36, 10 इसको दे दो, 36 और 5 कितने हो गए 41। इस बार हमने प्लस किया, इस बार माइनस करेंगे, इसमें से 15 घटाएंगे, ये कितने बचेंगे 11, अपॉन 56 + के 15 50 और 10 ये कितने हो गए 60, 60 और 11 71। ठीक है, इंटू 56 में से 15 घटाएंगे, ये कितने आएंगे 41। ठीक है, तो 41 से तो 41 कट गया, यहाँ पे बच गया 11/71। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 11/71। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। ये वैल्यू याद रखना, हमें वैल्यू किसकी बतानी है 1/b माइनस के 20/a। बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी 11/71। 71 अपॉन में आएगा, उसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे 71। ठीक है, माइनस 20/a की वैल्यू कितनी आई थी 11/3। 3 अपॉन में आएगा तो उसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 11 तो एलसीएम आ जाएगा 71, 20 या 60, यहाँ पे कितना बचेगा 71 में से अगर 60 घटाते हैं 11, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 1। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 किलोग्राम है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों का औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। 14वें व्यक्ति का औसत वजन क्या है।
देखिए 13 व्यक्तियों का औसत वजन कितना दिया है उसने 78, लेकिन जो 14वां व्यक्ति है उसका औसत वजन कितना है 39 ज़्यादा है इन 13 व्यक्तियों के औसत से। तो हम यहाँ से चेक करेंगे प्रत्येक व्यक्ति से, जो 13 व्यक्ति है उन प्रत्येक व्यक्ति से कितना ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है 39 कितनों से 13 व्यक्तियों से, तो प्रत्येक व्यक्ति से कितना ज़्यादा होगा 3 किलोग्राम, हर एक व्यक्ति से 3 किलोग्राम ज़्यादा है इसका वज़न। ठीक है, 78 प्लस के 3 ये कितने हो गए 81, इतने किलोग्राम उसका वज़न है 81। 13 व्यक्तियों के औसत वजन से कितना ज़्यादा है 39 किलोग्राम, तो उसका टोटल औसत वजन कितना होगा 81 प्लस के 39 इक्वल टू 120। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक कंटेनर ए में स्प्रिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण 7:9 के अनुपात में है। इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है। फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्प्रिट का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कंटेनर ए में एक 80 लीटर का मिश्रण है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मान लो ये फर्स्ट कंटेनर है और ये यहाँ पे सेकंड कंटेनर है। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना दिया है 7:9। कंटेनर ए से 20 लीटर कंटेनर बी में डाला गया, इसमें बी ए कितने के अनुपात में होगा 7:9 के अनुपात में होगा, क्योंकि इसी से लिया गया है फर्स्ट वाले मिश्रण से ही। ठीक है, और आगे उसने बोला है फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है। इसमें 20 लीटर निकाल के मिश्रण इसको दिया, फिर इसमें 20 लीटर पानी डाल दिया गया। ठीक है, और फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगर इसमें से 20 लीटर निकाल के 20 लीटर पानी डालता है, टोटल कितने का था 80 का था, तो स्प्रिट कितनी रह जाएगी 20/80, इतना तो निकालना है। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा 1/4, यानी कि बाकी कितनी बच गई स्प्रिट 3/4, 3/4 स्प्रिट बच गई। यहाँ पे स्प्रिट कितनी है, ये टोटल कितना है 9 और 7 16, 16 में से 7 यहाँ पे स्प्रिट इतनी है। और निकालने के बाद कितनी बच गई, ये बच गई 3/4। ठीक है, फिर उसने बोला है इसमें से 32 लीटर निकाला गया और बी में डाल दिया गया। 32 लीटर और निकाला और बी में डाल दिया गया। 32 लीटर यहाँ से निकाला और इसमें डाल दिया गया बी में। कंटेनर ए से जो 32 लीटर निकाला है और कंटेनर बी में डाला है, ये किस रेशो में होगा, ये इस रेशो में होगा। ठीक है, और उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्प्रिट का अनुपात ज्ञात कीजिए। कंटेनर बी में 20 लीटर तो ये डाला है और 32 लीटर ये डाला है। ठीक है, ये किस रेशो में है 7:9 रेशो में, और ये इस रेशो में है 32 लीटर। तो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन बन गया। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। इनका रेशो मैटर करता है, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना बढ़े। अगर 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 पंजे 20, ठीक है, और 4 अट्ठे 32। अब यहाँ पर वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे स्प्रिट कितनी है 7/16। अगर स्प्रिट है तो स्प्रिट ही हम लेंगे, अगर पानी में हम इसको करते तो पानी हम लेते। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिट कितनी है फर्स्ट वाले में 7:16, और किस रेशो में मिलानी है 5/5 प्लस 7/16। यहाँ पे स्प्रिट इतनी है 3/4 और इंटू में 8। ये टोटल कितना है 8 और 5 13, 8 और 5 13, ये कितना आएगा अपोन में 13। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। अगर कुछ कट रहा है तो काटो। 4 से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, 4 दूनी 8। यहाँ से एलसीएम लेंगे 16 और अपोन में था 13। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 7 पंजे 35 प्लस 7 या 21 दूनी 42। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया 40 और 30 70, 70 और 7 77, 77 अपोन इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 13 छक्का 78, 7 13 एकम 13 और 7 20, ये आ जाएगा 208। ये 208 हमारे पास में टोटल मिश्रण है और ये स्प्रिट है हमारे पास में 77। उसने पूछा है स्प्रिट और पानी का अनुपात, तो स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, पानी का अनुपात हमारे पास में आ जाएगा। 208 में से 77 घटाएंगे, ये कितना आएगा 131। ठीक है, और 77 स्प्रिट थी। ठीक है, तो ये अनुपात होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदे जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। बी इन सभी सेबों को 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 750 ग्राम के वजन का उपयोग किया। इस लेन देन में उसको प्रतिशत में कितना लाभ हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, देखो भाई, उसने सेब कितने प्रति रुपये किलोग्राम खरीदे? उसने 180 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदे। और बेचे कितने? बेचे भी 180 रुपये प्रति किलोग्राम ही है ना। तो 180 का यूज़ हम यहाँ पे ना भी करें तो भी हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि परसेंटेज में हमसे पूछा है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो इसने बेचा है 180 रुपये प्रति किलोग्राम, अगर इसको इस रेट पर ना बेचता, सेम रेट पर, अगर अलग रेट होता तो हम कैसे करते? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हम क्या करेंगे, थोक विक्रेता का सीपी निकाल लेंगे और उसका एसपी निकाल लेंगे। ठीक है, उसका सीपी क्या होगा? 180 रुपये प्रति किलोग्राम उसने खरीदे थे, है ना। और आगे उसने बोला है 1 किलोग्राम वजन के बजाय 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, 950 ग्राम उसने दिया है, बट उसको देना कितना था? 1000 ग्राम। ठीक है, जो एक्चुअल में देना था उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो उसने दिया है उसको हम अपोन में लिखते हैं, जो उसने धोखा किया है। 180 रुपये प्रति किलोग्राम वो उसको बेचता है, और क्या करता है? 1000 ग्राम के बजाय कितना देता है? 750 ग्राम। 1000 ग्राम के बजाय कितना देता है? 750 ग्राम। तो यहाँ से इसका सीपी और एसपी का रेशो हमारे पास में आ जाएगा। इस तरह से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप कर सकते हो। ठीक है, 180 और 1000 से ये तो दोनों कट ही जाएंगे, दोनों सेम है, और यहाँ 0 से 0 को हम काट देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये रेशो हमारे पास में है। इधर आएगा 75 और इधर आएगा 95, यानी कि जो उसका सीपी है वो 75 रहा होगा और जो एसपी है वो 95 रहा होगा, तभी तो उसने लाभ लिया ना। तो लाभ कितने का हो गया? उसको लाभ हो गया 20 का। ठीक है, 20 का लाभ हो गया किस पर? 75 पर। परसेंटेज के लिए इन 200। ठीक है, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दिया 75 और 25 चौका 100 और 20 चौक 80, ये आ जाएगा 80/3। इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर परसेंटेज में हम देखते हैं 80/3 की 26.67%, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ताश की एक गड्डी से प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं। पहला पत्ता गुलाम, दूसरा पत्ता काला और तीसरा पत्ता सम संख्या वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए पता होना चाहिए ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52, यानी कि 52। और उसने बोला है उसने 3 पत्ते निकाले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला पत्ता उसने बोला है गुलाम का। इन 52 पत्तों में गुलाम के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो गुलाम का पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या होगी? 4/52। ठीक है, दूसरा पत्ता उसने बोला है काला पत्ता, तो काला पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या होगी? आधे पत्ते लाल होते हैं और आधे पत्ते काले होते हैं, तो काला पत्ता निकलने की प्रायिकता होगी 26/52। ठीक है, आगे उसने बोला है तीसरा पत्ता सम संख्या वाला निकलना चाहिए। सम संख्या कौन सी होती है? 2 से लेकर 10 तक। यहाँ पर कितनी सम संख्या होगी? यहाँ पर 5 सम संख्या होगी, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इन 52 पत्तों में अगर नंबरिंग वाले पत्ते हम देखते हैं तो कितने होते हैं? 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। सबसे पहले होता है आपका पान का पत्ता, कुछ इस तरह से होता है। एक होता है आपका ईंट का पत्ता, कुछ इस तरह से होता है। और एक होता है आपका चीड़ी। ठीक है, और एक होता है आपका हुकुम का पत्ता, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, हुकुम। देखिए भाई, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, ये ऐसे ही दिखते हैं क्या? ठीक है, तो देख लेना, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बनाए हैं।
तो 1 से लेकर 10 तक के पत्ते इनके होंगे पान के पत्ते, तो इनमें सम संख्या कितनी होगी 5, यानी कि 5 पत्ते सम संख्या के होंगे, इसमें भी 5 पत्ते सम संख्या के होंगे और इसमें भी और इसमें भी। तो टोटल सम संख्या के पत्ते कितने हो गए 5 चौक 20, टोटल 20। ठीक है भाई। तो सम संख्या के पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी, 52 में से कितने होते हैं 20, 20/52। इसको सोल्व करते हैं। 26 से इसको डिवाइड करेंगे, 26 दूनी 52। ठीक है, 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 13 बार चला जाएगा। ठीक है, 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 से यहाँ पे 13। ऊपर क्या बचा हमारे पास में 5। 5/13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 169 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 और 120 ये हो गए 320 और 9 दूनी 18, 320 और 18 338। तो ये हमारा राइट आंसर होगा 5/338। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है को पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है बनाए जाते हैं। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। देखिए, एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई हमें दे रखी है 48 और इसको पिघलाया जाता है और इसे पिघलाकर जो छोटे छोटे घन बने हैं उनमें से प्रत्येक का आयतन कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इनकी भुजा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। घन का आयतन क्या होता है a की क्यूब। छोटे वाले की भुजा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू दी है 64। ठीक है, तो इसकी भुजा की वैल्यू क्या होगी 4। छोटे वाले घन की भुजा हमारे पास में 4 है, तो हम देखेंगे जो बड़े वाले घन की भुजा है छोटे वाले घन की कितनी गुना है। तो 48 इसका कितना गुना है, यहाँ से डिवाइड करेंगे 12 गुना। तो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी 12 का क्यूब। ठीक है, 12 का क्यूब कितना होता है 17 28, 1728। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपये है तथा 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपये है। एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत कितनी है। देखिए, उसने दिया है 2 पेन प्लस 3 पेंसिल की कीमत कितनी दी है 55 रुपये। 7 पेंसिल और 2 पेन इनकी कीमत उसने हमें कितनी दी है 65। देखिए, किसी एक की वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो पेन को बराबर कर लो चाहे पेंसिल को बराबर कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पेन को बराबर करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 पेन हो जाएंगे और यहाँ पे भी 6 पेन हो जाएंगे। और जब इस वाली इक्वेशन से इस वाली को घटाएंगे तो ये तो कट ही जाएंगे 6 पेन। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितने आएंगे 2 दूनी 4 पेंसिल, 4 पेंसिल माइनस की 4 पेंसिल और 3 सत्ते 21, यहाँ पे प्लस के 21 पेंसिल, 21 पेंसिल। 21 में से 4 घटाएंगे 17 पेंसिल। ठीक है, 17 पेंसिल इक्वल टू इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 110 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 195। 195 में से 110 घटाएंगे ये आएगा 85। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है 17 से उसको डिवाइड करेंगे, 17 पंजे 85। एक पेंसिल की कीमत है 5 रुपये। ठीक है, पेंसिल की जो कीमत आई उसको इसमें पुट करेंगे और पेन की कीमत निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10, 10 इसमें से घटाएंगे ये कितना बचेगा 45। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक पेन कितने की आ जाएगी 15 रुपये की। ठीक है, और हमें वैल्यू बतानी है एक पेन और एक पेंसिल कितने की है। ठीक है, एक पेन कितने की है 5 रुपये की, एक पेंसिल कितने की है 15 रुपये की, 15 और 5 20 तो 20। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण x डिग्री और y डिग्री इस प्रकार है कि
10x डिग्री इक्वल टू 2/5, 10y इक्वल टू 3/5, तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई क्या होगी। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन में सिचुएशन हमें दी है उसको मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, ये सड़क कितनी दी है हमें, 150 मीटर चौड़ी है। ठीक है, ये उसने हमें बताया है। और इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण x डिग्री और y डिग्री है। ये एंगल कितना है x डिग्री और ये एंगल कितना है y डिग्री। ठीक है, और 10x इक्वल टू 2/5 इस वाले ट्रायंगल की भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है। ठीक है, 10x क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 2 और आधार कितना है 5। ठीक है, और 10y इक्वल टू 3/5, लंब कितना है 3 और ये कितना दे रखा है 5 आधार। क्वेश्चन में दिया है जो ये खंबे हैं दोनों के दोनों, ये वाला खंबा और ये वाला खंबा, इनकी दोनों की ऊंचाई हमें समान दे रखी है। ठीक है, तो ऊंचाइयों को समान बनाते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितनी हो जाएगी 6। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितनी हो जाएगी 15। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6, ये बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगी 10। प्रत्येक खंबे की ऊंचाई एग्जामिनर ने हमसे पूछी है। देखो ये 15 और 10 कितने हो गए 25। 25 की वैल्यू हमारे पास में 150 है। 25 की वैल्यू कितनी दी है 150, और 6 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई उसने हमसे पूछी है। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 25 छक्का 150। ठीक है, और 6 की वैल्यू हमें चाहिए। 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 से इसमें गुणा करो, 6 छंग 36, 36। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यदि 6 अंकों की संख्या 24 से डिवाइड है तो पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये एक संख्या आपको दे रखी है और पी क्यू की वैल्यू आपको बतानी है, और किससे डिविजिबल है 24 से। देखिए अगर कोई नंबर 24 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। 8 या 24। ठीक है, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होगा। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट के 3 अंक किसी भी संख्या के अगर 8 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। 11, P 9 और Q 4। ठीक है, लास्ट के 3 अंक अगर इससे डिवाइड करते हैं तो Q की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये यहाँ से हम देखते हैं। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो क्या ये 8 से डिवाइड होगी, 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी 0 रखने पर। ठीक है, तो इसमें 4 4 ऐड करते चले जाओ। अगर इसमें 4 ऐड करते हैं, Q की वैल्यू 4 रखने पर भी ये 8 से डिवाइड होगी और 8 रखने पर भी ये 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो Q की मैक्सिमम वैल्यू उसने हमसे पूछी है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 8। Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 8, 11 P 9 8 4। अब हम 3 से चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। अंकों का योग देखते हैं कितना है। 9 को तो इसमें काउंट नहीं करेंगे, 1 और 1 2, 8 और 2 10, 10 और 4 14, यानी कि 4 और 1 5। इसके अंकों का योग कितना है 5। 5 में क्या जोड़े कि 3 या 3 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो 1 रखने पर भी ये 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 6 बन जाएगा, तो भी ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें 3 ऐड करने पर भी ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, यानी कि इसमें 3 ऐड करेंगे तो 4 से भी डिवाइड होगी, है ना। इसमें 3 ऐड करेंगे तो 7 रखने पर P की वैल्यू, तो भी ये संख्या डिवाइड होगी। तो P की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है 7। तो इस केस में पी क्यू का मान क्या होगा 8 × 7, 8 7 56, 56। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो 56 हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन आपको ये दूसरी वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर हम 4 रखते हैं इसके स्थान पर तो इसके अंकों का योग कितना आएगा। अगर हम 4 यहाँ पे रखें क्यू के स्थान पर, 4 और 4 8, 9 को तो हम हटा ही देंगे, 8 और 2 10, 10 यानी कि 1 आ रहा है। क्यू की वैल्यू 4 रखने पर इसके अंकों का योग कितना आया 1। 1 में क्या जोड़े कि ये 3 या 3 का मल्टीपल आ जाए तो 2। पी की वैल्यू 2 हो सकती है, इसमें 3 ऐड करो 5 हो सकती है, इसमें 3 ऐड करो 8 हो सकती है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हम 4 लेते हैं क्योंकि, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 8। इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 4 8 32, 32। तो क्या 32 56 से बड़ा है क्या, नहीं है ना। हमारा राइट आंसर इस केस में क्या होगा 8 7 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था।
कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोट में से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। यदि ललित को डाले गए कुल वोट में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए तो हरि को प्राप्त वोट की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 बंदे हैं, हरि, कमल और ललित। उसने क्वेश्चन में दिया है कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोट में से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। मान लो हरि और ललित को कितने वोट मिले हैं, 100 वोट मिले हैं। ठीक है, तो कमल को कितने वोट मिले होंगे, इसका 42% अधिक यानी कि 142। ठीक है, इसको इतने वोट मिले होंगे। आगे उसने बोला है यदि ललित को डाले गए कुल वोट में से 8% वोट प्राप्त हुए। कुल वोट यहाँ पे कितने हैं हमारे हिसाब से 100 और 142, 242। ललित को इतने वोट मिले हैं, इनका 8%, 8/100। ललित को इतने वोट मिले हैं। ठीक है, और ललित और हरि को कितने वोट मिले हैं 100। इन 100 में से अगर ये घटाएंगे तो हरि को कितने वोट मिले हैं वो मेरे पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे कट रहा है उसको काट लेते हैं। 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 71। 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये 4 और 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये 50। अपोन में जो 100 है इसको यहाँ से हटाते हैं, हर एक वैल्यू को 100 गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको 100 गुना करेंगे ये हो जाएगा 7100 और ये हो जाएगा 5000। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, ललित को कितने वोट मिले, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 968 वोट मिले हैं। ठीक है, अगर इसे 968 वोट मिले हैं 5000 में से घटाएंगे, हरि को कितने वोट मिले वो आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से 968 घटाएंगे, 900 घटाओ 4100 बच गया, फिर 68 घटा दो तो 4032 वोट, 4032 वोट उसको मिले। क्वेश्चन में टोटल वोट हमें दिए हैं 6050। हमारे हिसाब से यहाँ पे कितने टोटल वोट है, 5000 ये और 7100 ये टोटल वोट है ना। तो 5000 और 7100 कितने हो गए, 7 और 5 12 और 100 ये भी थे, 121,000। इतने टोटल वोट होंगे। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 6050। ठीक है, देखिए अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये इसका क्या है, ये इसका 2 गुना है, यानी कि सिचुएशन हाफ है। ठीक है, एक की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 1/2। ठीक है, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है हरि को प्राप्त वोट की संख्या बताओ, हरि को कितने वोट मिले। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन हाफ है। हरि को एक्चुअल में कितने वोट मिले होंगे, 4032 का हाफ यानी कि 2016। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन आपको दी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद और यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट तो हटा ही दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो अंडर रूट में आ जाएगा 124 इंटू 279 अपॉन 264 इंटू 594। इसको सोल्व करते हैं। देखो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 छक्की 24 और 4 छक्की 24। 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 31 बार। ठीक है, ये क्या वैल्यू है हमारे पास में 11 × 6। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ते हैं ये भी 11 से डिवाइड होगा, 11 पंजे 55। ठीक है, और 11 चौक 44, ये है 54 × 11 ये वैल्यू। यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है और ये अंडर रूट में है, एक 11 अपॉन में हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये तो बाहर चला गया, यहाँ पे बचा 6 और ये कितना होता है 9 छक्की 54। ठीक है, एक 6 भी हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 × 6 और 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 × 27 और 9 × 9 तो 31 बार चला गया। ये भी 31 है अंडर रूट में और ये भी 31 है, तो एक 31 बार आ जाएगा अंडर रूट से, ये आ जाएगा 31/66। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है दो मित्रों ए और बी ने क्रमशः
इतने और इतने का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। एक वर्ष के बाद अर्जित लाभ इतना था। उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया। यदि इस परियोजना में इतने की आय प्राप्त हुई थी तो अर्जित लाभ में ए का हिस्सा कितना है। दो मित्र है ए और बी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इतने और इतने का निवेश किया और एक व्यवसाय शुरू किया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 जीरो को काट देते हैं। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास में हज़ारों में होगी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 150 और इसको हम लिखेंगे 250, ठीक है। इतने रुपए ए ने निवेश किए और इतने रुपए बी ने निवेश किए, ठीक है। तो इनके लाभ का अनुपात क्या होगा वो यहाँ से निकालते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15 पंजे पंजे 25, तो इनके लाभ का अनुपात होगा 3:5। और उसने एक वर्ष के बाद इनका लाभ हमें दिया है इतने रुपए, ठीक है। रेशो में इनका टोटल लाभ कितना है, 5 और 3 8, ठीक है। तो 8 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है कितनी है, इतनी। यहाँ भी 3 जीरो काट देते हैं, ये भी हमारे पास में 1000 में आएगा। तो 8 की वैल्यू हम लेते हैं 600, ठीक है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 75, ठीक है। 1 की वैल्यू 75 है, तो इनकी एक्चुअल राशि क्या होगी वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। ए की राशि क्या होगी, 3 × 75। 1 की वैल्यू 75 है तो 3 की वैल्यू होगी 3 × 75, ठीक है। बी का हिस्सा हम निकालते हैं। 1 की वैल्यू 75 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 75, ठीक है। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया। ए और बी ने क्या किया, जो इनको लाभ हुआ है ये जो इनको लाभ हुआ है इनमें 50-50 हज़ार रुपये और ऐड किए इन्होंने। और इनमें 50-50 हज़ार रुपये ऐड करने के बाद में इनकी जो आय हुई वो हमें दी है, ठीक है, 4,20,000। तो अगर इनमें 50-50 हज़ार रुपये और ऐड करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से इनका रेशो चाहिए। फिर इस राशि को हम उस रेशो में बांट देंगे, ठीक है। यहाँ से इनका रेशो लेते हैं, 25 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। 25 से डिवाइड करते हैं, 25 तिया 75 और 25 तिया 75 और 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 3 तिया 9 और 2 11, 5 तिया 15 और 2 17, यानी कि जो ये 4,20,000 है ये इस रेशो में बटेंगे, ठीक है। और ए की वैल्यू उसने हमसे पूछी है, लाभ में ए का हिस्सा कितना है। रेशो के हिसाब से ये टोटल कितने हैं, 17 और 11 ये हो जाएंगे 28, ठीक है। 28 की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 4,20,000। 28 = 4,20,000। ए का हिस्सा हमें बताना है। ए का हिस्सा रेशो में कितना है, 11, तो 11 की वैल्यू हमें चाहिए। देखिए 11 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू यहाँ से होगी 4,20,000 अपॉन 28 और 11 की वैल्यू होगी इंटू 11, ठीक है। 14 से डिवाइड करते हैं, 14 × 42, यहाँ पे कितना आ गया 30,000। 14 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा, 14 दूनी 28, ठीक है, 2 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा, 15,000। 15 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे ये कितना आएगा, 5 6 और 1 165,000। हज़ारों में थी ना वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ए का हिस्सा कितना होगा, 1,65,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक वृत्त की एक जीवा 20.5 सेंटीमीटर दी गई है, तब वृत्त की त्रिज्या आर क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछा है। देखिए ये एक वृत्त है और इसका केंद्र ओ है, ठीक है। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, उसका डायमीटर, ठीक है। ये इसका डायमीटर है ए बी। उसने हमें क्वेश्चन में दिया है जीवा की लंबाई 20.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर डायमीटर पर हम इस जीवा को लेते हैं तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 10.25 डायमीटर की हाफ, ठीक है। ये केस तब है जब हम उस जीवा को डायमीटर मानते हैं,
ठीक है। अदरवाइज़ ये जीवा यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, और यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। मान लो 20.5 सेंटीमीटर की जो जीवा है वो ये है, ठीक है। सेंटर से अगर इसके ऊपर लंब डालते हैं तो ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, जितनी ये होगी इतनी ये होगी, है ना। और देखो अगर सेंटर से इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हैं, मान लो ये पॉइंट डी है, ओ से अगर डी को मिलाते हैं, ये क्या होगी, ये वर्त की रेडियस होगी, है ना। तो वर्त की रेडियस क्या होगी, जीवा के हाफ से हमेशा बड़ी होगी ना, जीवा के हाफ से हमेशा बड़ी होगी। यानी कि जो आर की वैल्यू है वो हमारी बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है किसके, 10.25 के। हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का दिया है, बड़े ध्यान से सोल्व करना भाई, ठीक है, बिल्कुल तसल्ली से सोल्व करते हैं। देखो देखिए भाई, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 24/45 ये डिवाइड में है, इसको हम उलट के लिखेंगे गुणा में, ठीक है। अब ये गुणा में आ जाएगा 45/24, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, 7 या 21 और 7 दूनी 14, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितने पर जाएगा, 12 पर, 12 से 12 कट जाएगा, 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 15 पर जाएगा, और 15 से 15 कट जाएगा। तो इतने की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 1। इसको सोल्व करके हमारे पास में आ गया 1, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, इसको उलट के लिखते हैं, ये डिवाइड में आया तो 25/24, ठीक है। अब ये कट गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, 6 चौक 24 और 6 छंग 36, 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। 5 से डिवाइड करो, 5 नम 45 और 5 पंजे 25, ठीक है। 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, तो ये कितना आ गया सोल्व करके, 5/3 दूनी 6, 5/6, ठीक है। ये कितना आया 5/6, और ये कितना आया था 1। अब देखो ये 1/6 है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 5/36, ठीक है। ये 1/8 है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है, तो अब तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना है 1/8, और प्लस में ये कितना है 5/36, ठीक है। और यहाँ पे कितना है -1 और प्लस 27/36, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे 72, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 नम 72, प्लस 36 से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, यहाँ पे आएगा 10, माइनस यहाँ पे माइनस के 72 और प्लस 27 दूनी 54, ठीक है। ये 54 आ जाएगा। देखो 54 और 10 64, 64 और 9 कितने हो गए 73, ये प्लस के 73 होंगे और ये माइनस के 72, तो कितना बचेगा 1/72। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 10,000 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4641 है। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की गई हो तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया है। देखिए अगर आपको ये याद है 4 साल में 10% की रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है 46.41%। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 2 वर्ष, क्योंकि अर्धवार्षिक उसने हमसे पूछा है। अदरवाइज अगर आपको क्लिक नहीं किया तो कोई बात नहीं, देखो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। रेट उसने हमें दी है 20%, ठीक है। ये वार्षिक रेट है, अगर इसकी अर्धवार्षिक रेट हम निकालते हैं कितनी होगी 10%, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 11/10, और वर्षों की संख्या उसने हमसे पूछी है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हर वर्ष गुना होता है, उतने ही गुना होता है, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ पावर रही होगी, है ना, कुछ ना कुछ पावर रही होगी। हम देखते हैं इसके अंदर 6 मंथ कितनी बार आया है, ठीक है। 6 मंथ कितनी बार आया है, तो कितने की राशि थी हमारे पास में 10,000 रुपये की राशि थी, और ब्याज उसको कितना मिला 4,641। यहाँ पे अमाउंट हम लिखेंगे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 14,641,
ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे इसमें 11/10 कितने हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10,000 है, ये 0 है, यहाँ पे इकाई अंक और ये 1 है, तो क्या कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि ये किसकी पावर होगी? ये 11 की पावर ही 4 होगी और ये 10 की पावर ही 4 होगी। तो 4 बार मिले हैं। 6 महीने कितनी बार आए हैं? 6 महीने 4 बार आए हैं। तो वर्ष कितने होंगे? 2 वर्ष। अर्धवार्षिक थे ना। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। इसका लाभ प्रतिशत क्या है? निकटतम आपको बताना है। मान लो उसका सीपी कितना है? 100 रुपये है, तो उसने अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित किया? 42%। तो इसका एमपी क्या होगा? इससे 42% अधिक, यानी कि 142 होगा। ठीक है, आगे उसने बोला है वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। इस पर 15% की छूट देगा। 15% छूट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 17/20। 142 का 17/20 निकाल लेंगे तो उसका एसपी हमारे पास में आ जाएगा। इतने की छूट देकर उसने बेचा है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 71। 17 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आएगा 17 कम 17, 17 सत्ते 119, 19 और 1 20, ये आ जाएगा 120। और नीचे 10 भी था तो पॉइंट 120.7, इतने की उसने बेच दी। उसका सीपी कितना था? 100 रुपये, तो उसको लाभ कितने का हो गया? 100 पर ही हम काउंट करते हैं प्रतिशत, तो 20.7%, इतने का उसको लाभ हो गया। निकटतम उसने हमसे पूछा है, तो निकटतम यहाँ पे क्या होगा? 21% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, वर्ग अंतराल और उसकी संबंधित बारंबारता वाले बारंबारता बंटन सारणी के रूप से प्रस्तुत आंकड़ों के एक समुच्चय का बहुलक 48.5 था। बहुलक वर्ग की निचली सीमा 46.5 थी। बहुलक वर्ग की बारंबारता 34 थी। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 32 थी और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता 25 थी। बहुलक वर्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी क्लास आपको बतानी है। देखिए, इसका बहुलक हमें कितना दिया है? 48.25। बहुलक निकालने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू लोअर क्लास प्लस पिछले वाली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अपॉन पिछले वाली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस प्लस अगले वाली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस और इनटू में क्लास। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बहुलक उसने दिया है 48.5 इक्वल टू लोअर क्लास उसने हमें दी है 46.5 प्लस पिछले वाली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। बहुलक वर्ग की बारंबारता उसने हमें कितनी दी है? 34। ठीक है, ये 34 है। पिछले वाली फ्रीक्वेंसी हमें दी है उसने 32 और अगले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 25। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? इनका डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस कितना है? 2 का। ठीक है, तो पिछले वाली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है? 2 अपॉन पिछले वाली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2 प्लस यहाँ 9 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 9 इंटू क्लास हाइट। इसको इधर लेके जाएंगे, ये कितने बचेंगे? 2। ठीक है, 2 इक्वल टू 2 अपॉन ये कितने हो जाएंगे? 11 और इंटू क्लास हाइट। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो क्लास हाइट की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? 2 से 2 कट जाएगा, इधर लेके जाएंगे 11। ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक है, हमारा राइट आंसर होगा 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12.5 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसे 18.75 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उस कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर उसी कार्य को डी के साथ कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? और जो डी की क्षमता है वो हमें दे रखी है सी की 40% कुशल है। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं भाई। ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 12.5 दिनों में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25/2। ठीक है, और अगर बी प्लस सी साथ में काम करते हैं तो ये कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 18.75 दिनों में। इसको मैं लिख सकता हूँ 75/4। ठीक है, और अगर सी प्लस ए साथ में कार्य को करते हैं तो ये 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क हमारे पास में आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा? 75।
15 से इसको डिवाइड करेंगे 5 पर जाएगा। 75/4 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इसकी क्षमता आ जाएगी 4, और इससे इसको डिवाइड करेंगे, इनकी क्षमता आ जाएगी 6। देखिए अगर इनकी यहाँ से अलग अलग क्षमता निकालते हैं, यहाँ पे बी कितनी बार आएगा 2 बार, ए कितनी बार आएगा 2 बार, और सी कितनी बार आएगा 2 बार। अगर इनको हम तीनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे आएगा 2 × A + B + C। इनकी टोटल क्षमता कितनी है? 6, 4, 10 और 5 15। ठीक है, इनकी टोटल क्षमता है 15। तो A + B + C की क्षमता यहाँ से क्या होगी? 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगी 7.5। ठीक है, हमें चाहिए C की क्षमता। C की क्षमता यहाँ से निकाल लेंगे। A और B की क्षमता कितनी है? 6। अगर 6 इसमें से घटा दिया जाए तो C की क्षमता हमारे पास में आ जाएगी। 6 इसमें से घटाएंगे, कितनी आएगी? 1.5। और उसने बोला है जो D है वो C से 40% कुशल है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। यानी कि इसका 2/5 निकाल लेंगे तो D की क्षमता हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, 5 या 15, इसका 2/5 आएगा 0.6, यानी कि D की क्षमता कितनी है? 0.6। D एक दिन में 0.6 कार्य करता है। हमें बताना है वो चारों के चारों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो A, B और C की क्षमता कितनी है? 7.5, और D की क्षमता कितनी आई? 0.6। ये इसमें ऐड करेंगे तो टोटल इनकी क्षमता कितनी होगी? 8.1, और टोटल कार्य हमारे पास में है 75। तो 75 कार्य को 8.1 की क्षमता से करेंगे तो इतने दिनों में कर देंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 27/। ठीक है, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 0, ये आ जाएगा 250/27। 27 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 9 बार चला जाएगा। ठीक है, 9 बार जाएगा, कितना बच जाएगा? 7/27। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। PA यूनियन B इक्वल टू PA + PB माइनस P × A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दी है? हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी है PA कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू हमें दी है। तो इसके बराबर हम रख सकते हैं 1 - PA कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बराबर हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हमें क्या दी है? इसकी वैल्यू हमें दी है 5/9 इक्वल टू PA, इसकी वैल्यू हमें दी है 11/18। ठीक है, और PB की वैल्यू हमें निकालनी है। और इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? 1 - के ये, यानी कि इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है? इसकी वैल्यू हमें दी है 13/27। 27 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 14/27। तो यहाँ पे माइनस का आएगा 14/27। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, PB की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। PB इक्वल टू 5/9, 11/18 और प्लस के 14/27। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 54। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 × 6 = 54, 6 पंजे 30, माइनस 18 × 3 = 54, 11 × 3 = 33, प्लस 27 दूनी 54, 14 दूनी 28। ठीक है, इक्वल टू 33, ये माइनस के 3 बचेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3 इसमें से घटाएंगे 28 में से, ये बचेगा 25/54। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मेरे पास में आई है 25/54, इसमें से 25 बार तो वो काम हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये फेवर वाली वैल्यू हमारे पास में आई है। अगर ओड्स अगेंस्ट उसने हमसे पूछा है, अगर ये वैल्यू हमें चाहिए, 54 में से 25 घटाएंगे तो इतनी बार वो कार्य नहीं होगा। ठीक है, ओड्स अगेंस्ट उसने हमसे पूछा है, तो ये आएगा 29/54। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि 2800 पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x रुपये है, अब 6200 पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 है, तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2800 की राशि पर 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 10%, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 30%।
2800 का 30% कितना होगा, इंटू 30/100। 30 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 28 तिया 84, ये कितना आ गया 840। तो 3 वर्ष में उसको ब्याज कितना मिला 840 रुपये। आगे उसने बोला है 6200 पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतने रुपये है। तो एक फॉर्मूला आपको पता है साधारण ब्याज, SI बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक है, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमें उसने कितना दिया है 1736 इक्वल टू P, मूलधन उसने दिया है 6200 इंटू रेट हमें दी है 14% और टाइम हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे है अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 62 इधर डिवाइड में जाएगा और 14 भी इधर डिवाइड में जाएगा। तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 1736 अपॉन 62 इंटू 14। 14 से डिवाइड करते हैं, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 14 चौका 56, ये आ गया कितना 124। 62 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 पर। तो टी यानी कि वर्षों की संख्या हमारे पास में कितनी आ गई 2 वर्ष। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास में ये है और x की वैल्यू हमने निकाल ली है। x की वैल्यू क्या है 840, हमें वैल्यू बतानी है x/y। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 840 और y की वैल्यू हमने निकाल ली 2। तो x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 420। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भाई इस वीडियो में हमने SSC सीजीएल मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे सोल्व किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।